गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार मैं अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरह से आपको ज्ञानवर्धन करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा वीडियोस स्पेशली यूपीएससी और प्रीलिम्स और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको फोकस में रखकर बनाया जाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। और आपको ये चैनल बहुत ही पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे प्रश्न आते ही हैं, लगभग 2-3 प्रश्न। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको जानते हैं कि इसकी स्थापना सन 1935 में सीबीआई, ठीक है, सीबीआई एक्ट 1934 एक निजी बैंक के रूप में की गई थी। बाद में आगे चलकर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और तकनीकी तौर पर ये एक बैंक नहीं है, इसे बैंक ना कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें समान लेन देन तो होता नहीं है, क्योंकि समान व्यावसायिक काम इसमें होता नहीं है। तो किस प्रकार से इसके कार्य को आप अलग अलग से वर्गीकृत कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इनका विवरण समझ लीजिए आप। सबसे पहले एक निर्गम एजेंसी के रूप में। निर्गम एजेंसी का मतलब होता है इशूइंग एजेंसी। यह एक रुपये के नोट और सिक्के को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार के करेंसी नोट और सिक्कों का निर्गमन एजेंसी है, जारी करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 रुपये के नोट और सिक्के को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड इसका वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी के रूप में है, वितरणकारी एजेंसी। आरबीआई अपने एवं सरकार द्वारा निर्गमित नोटों और सिक्कों का वितरण करता भी है। तीसरा काम, सरकार का बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक, या फिर कह सकते हैं बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई भारत सरकार के बैंक या बैंकर के रूप में काम करता है। इसके अंतर्गत यह सरकार के ऋण का प्रबंधन करना, उसके द्वारा ट्रेजरी बिलों की खरीद इत्यादि करना, अंतिम घड़ी के रूप में एक बैंक का काम करना, बैंक ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसके अंतर्गत आरबीआई देश की जितने भी कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों को, शेड्यूल्ड बैंक्स जिसके कहते हैं, वित्तीय संस्थानों को संकट की स्थिति में उभारने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। मौद्रिक और साख नीति, मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में देखिए, आरबीआई द्वारा भारत की मौद्रिक और साख नीति को निर्धारित किया जाता है या घोषणा की जाती है। आमतौर पर इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, ठीक है, एक बिजनेस टाइम के समय, बिजी सिस्टम, और एक लूज सिस्टम के समय। विनिमय दर स्थिरीकरण कहिए या फिर एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। आरबीआई को भारतीय मुद्रा यानी रुपये के विनिमय दर को स्थिरीकृत करने रखने का भी काम सौंपा गया है, ताकि एक्सचेंज रेट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ना आ जाए। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है तो इससे गंभीर परिवर्तन हो सकते हैं, इसके गंभीर परिणाम होंगे। मुद्रास्फीति स्थिरीकरण यानी इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन। यू नो अबाउट दैट कि मुद्रास्फीति दर के बार बार उच्च स्तरीय होने से सरकार ने इसे मुद्रास्फीति स्थिरीकरण का कार्य सौंप दिया है। वर्ष 2015 में मुद्रास्फीति टारगेटिंग यानी सीपीआईसी का कार्य सौंपा गया है। विदेशी विनिमय भंडार का संग्रहकर्ता यानी कीपर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत के विदेशी विनिमय भंडार का यह अंतिम संग्रह करता है तथा इसका प्रबंधन भी करता है। सरकार का एजेंट के रूप में इसके अंतर्गत यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF इत्यादि में सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं और बहुत सारी विकास संबंधी प्रोत्साहन चलाते हैं आरबीआई के द्वारा, IDBI, सिडबी, नाबार्ड। ओके, ये था आरबीआई का जो जनरल काम था, उसके बारे में मैंने आपको बताया बुक के मदद से। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो जनरल है और एक बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए छोटी छोटी बातें ये बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग मौद्रिक और साख नीति कहते हैं, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यू नो अबाउट दैट, किसी भी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नीति है जिसमें मुद्रा प्रवाह या प्रचलन की मात्रा को रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि बाजार की तरलता को कंट्रोल किया जा सके। उसकी मौद्रिक और साख नीति इसी से जुड़ी हुई है। कुछ देशों में इसे निर्मित करने का कार्य किसी
खास सरकार को ही दे दिया था, लेकिन भारत में स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर अंतिम निर्णयकर्ता वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। और अगर देखा जाए तो इस मामले में आरबीआई को पूरी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देने की सलाह दी गई थी नरसिंहम समिति 1 में। ओके, नरसिंहम एक रिपोर्ट आया था उसमें। हालांकि वर्तमान में आरबीआई के लगभग सारे जो कार्यकारी सहायता है या एक तरह से स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी, उसको प्रदान की गई है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं छोटे छोटे तथ्य। सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी में आता है नगद आरक्षण अनुपात, इंग्लिश में कहें तो केस रिजर्व रेशियो, CRR। लेट्स सी अबाउट इट। क्या होता है केस रिजर्व रेशियो? केस रिजर्व रेशियो नगद आरक्षण अनुपात भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों, देशी हो या विदेशी हो, को सकल जमाओं का वह अनुपात जो इन्हें आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, जिस पर आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देती है। और इसकी मात्रा जो होती है लगातार 3 से 15% के बीच हो सकता है, लेकिन अब ये 0 से 15% के बीच रखा जा सकता है। मार्च 2018 में अगर देखा जाए तो ये 4% के बीच में था। और अभी अगर देखा जाए तो हर साल 98,000 करोड़ रुपया CRR के रूप में जमा हो जाता है बैंकों में, जिसका कोई मतलब एक तरह से यूज नहीं होता है। तो एक तरह से सोचने वाले विषय है कि इसके बारे में गंभीर चिंतन हो सकता है कि ये 98,000 करोड़ रुपया प्रति साल जो बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास बिना इंटरेस्ट के लिए रखा जाता है, तो इसका क्या यूज है, आखिर इसकी क्या उपयोगिता है? क्या इसे लोन के रूप में बैंकों को घुमाया जाना चाहिए था तो उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, या CRR के रूप में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिस प्रकार से बैंकों की एनपीए की लगातार बढ़ती, मतलब एक तरह से संकट, बैंकों के लगातार मतलब एक तरह से कहे तो साख पर एक तरह से दबाव बढ़ना इत्यादि, आप सोच सकते हैं इस पर कि CRR जरूरी है नहीं है। दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। भारत में जितने भी कार्य करने वाले अनुसूचित बैंक है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, की जो सकल जमाओं का जो वह अनुपात होता है जिन्हें वो अपने पास ही बैंकों को रखना पड़ता है, और यह गैर नगद भी हो सकता है। इसके स्तर को आरबीआई निर्धारित करती रहती है। 25 से 40% पहले था, लेकिन अब शायद 19.5% 18% के बीच अब रखा गया है मार्च 2018 तक में। उसके बाद है अगला जो है टॉपिक है वो बैंक रेट है। बैंक रेट का मतलब होता है कि आरबीआई अपने ग्राहकों को या सरकारी कंपनियों को या बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को या फिर सरकार को ही लॉन्ग टर्म अवधि के लिए जिस दर पर ऋण देती है, लॉन्ग टर्म, ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म अवधि के लिए बैंक दर कहलाती है। और ये एक तरह से लंबी अवधि के ऋणों पर वसूला जाने वाला एक तरह से रेट है, ठीक है, जो बैंक आरबीआई जो है अन्य संस्थानों से वसूलती है, क्योंकि आपने आरबीआई से एक तरह से उधार लिया है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, या एक्सटर्नल शायद कुछ और भी टॉपिक आ चुका है, इसके अलग में बाद में बात होगा। रेपो रेट, यू नो अबाउट दैट, कि वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ध्यान रखिए इस बात में। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसे भारत में रेपो दर कहते हैं। वास्तव में एक प्रकार का यह रेट ऑफ रिपर्चेज है, मतलब पुनर्खरीद का लघु रूप है, जिसे पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रेट ऑफ डिस्काउंट भी कहा जाता है। ब्याज में इसे ब्याज दर, व्यवहार में अगर इसे ब्याज दर ना कहा है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पुरानी सरकारी जो सिक्योरिटीज है उस पर छूट माना जाता है इसे, ठीक है। भारत का जो कॉल मनी मार्केट है या मुद्रा बाजार है या मांग मुद्रा बाजार है, इसी दर पर काम करता है, और इस दर का सीधा संबंध उस दर से है जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन देते हैं, क्योंकि रेपो रेट ही एक तरह से अन्य बैंकों के रेटों का निर्धारण करता है कि वो कितना सस्ता और कितना महंगा लोन बांटते हैं, ठीक है। अगला है जस्ट अपोजिट टू इट यानी रिवर्स रेपो रेट, प्रतिवर्ती रेपो रेट, वह ब्याज दर जब जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के लिए ऋण पर दी जाती है। लेकिन ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आरबीआई लोन क्यों लेगी, इसलिए इसको इस तरह से समझाइए कि व्यवहार में अगर देखा जाए तो वित्त संस्थान अपना अतिरिक्त धन जो है वो आरबीआई के पास कुछ समय अल्प अवधि के लिए जमा रखते हैं, और उसके लिए उनको एक निश्चित दर मिलता है। आपने कहीं ना कहीं बैंक को, आरबीआई को एक पैसा जमा दिया है, तो आपको एक रेट मिलेगा, जिस रेट पर आपको आरबीआई एक तरह से पैसा रखने के लिए
आपको उधार देगी, आपको मतलब एक तरह से आप रख सकते हैं वहां पर, तो आपको मिल जाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, देखिए इसकी शुरुआत 2011-12 मौद्रिक नीति में की गई थी। इस योजना के तहत बैंक रातों रात अपनी नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटीज का 1% RBI से उधार ले सकते हैं, रातों रात, ध्यान रखिएगा, और 1% RBI से उधार ले सकते हैं। चूंकि यह वास्तव में देखिए एक तरह से पेनाल्टी रेट है, एक दंडात्मक रेट है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पीनल रेट के रूप में इस्तेमाल होता है, और वर्तमान में यह 1% अधिक है। रेपो रेट से हमेशा 1% ज्यादा होता है, 1%, ठीक है। देर आर मेनी टूल्स फॉर द RBI, बहुत सारे और भी टूल्स है RBI के लिए, जैसे कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज क्या होते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या होते हैं, एवरीथिंग विल क्लियर। बस 2 मिनट और। कॉल मनी मार्केट का सीधा मतलब होता है मुद्रा बाजार का एक अहम हिस्सा, जहां फंड उधार लेने और देने का काम रातों रात होता है। आजकल इसको कॉल मनी मार्केट में हिस्सा लेने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, बीमा कंपनियां, सभी के सभी इसमें शामिल है कॉल मनी मार्केट में, ठीक है। RBI को बैंकों को अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए रेपो को इस्तेमाल करने को हतोत्साहित किया जा रहा है RBI के द्वारा, मतलब रेपो रेट को हटाकर अब टर्म रेपो रेट इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का सीधा उद्देश्य होता है बाजार की तरलता को एक तरह से एडजस्ट करना। RBI क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लाकर लोगों को बेचती है और बाजार से पैसा सोख लेती है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है और बाजार में पैसा फेंक देती है। बस यही है ऑपरेट, मतलब इसके मतलब सीधा समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य बाजार की नकदी स्थिति को व्यवस्थित करना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत संस्थानों के अलावा अब अकेला व्यक्ति भी बाजार में हिस्सा ले सकता है। पहले तो केवल संस्थान हिस्सा लेते थे, अब इसमें एक अकेला व्यक्ति भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आते हैं। यू नो अबाउट दैट, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, कि रेपो रेट जिस पर RBI शॉर्ट टर्म अवधि के लिए बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करने पर जो लोन देती है वो रेट है, और इसके अपोजिट अगर चाहिए तो RBI के पास जब पैसा बैंक रखता है तो RBI उसको कुछ एक तरह से देती है लोग, ताकि आप अपना पैसा यहाँ जमा करें और एक निश्चित रेट पर इसको वापस ले जाए। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो होता है वो एक तरह से कहे तो समय रहने वाली, मतलब एक अतिरिक्त सरकारी तरीका है जिसके माध्यम से प्रतिभूति और राजकोष बिल को मतलब एक तरह से बाजार में लाया जाता है और इसको कम किया जाता है, ठीक है। बेस रेट क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद बेस रेट? बेस रेट वह ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। सीधा अर्थ है दिस इज अ मिनिमम रेट एट विच एनी बैंक्स कैन नॉट डू लेंड, ओके। बैंक अपने इस निश्चित रेट से नीचे रेट पर किसी को भी लोन नहीं बांट सकते हैं, इसलिए यह न्यूनतम ब्याज दर है। बेस रेट सिस्टम का उद्देश्य बैंकों की उधार देने की जो दरों में है वो पारदर्शिता लाना और मौद्रिक नीति का संप्रेषण जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का, एक तरह से बेहतर ढंग से बनाया जा सके। लेकिन 2010 में RBI ने इसके रेगुलेशन के बाद अपना बैंक बेस रेट को खुद तय करते हैं, बैंक अब खुद बेस रेट तय करता है, ओके। दैट्स इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट MCLR क्या है, उसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, और RBI के और भी जो अदर फंक्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। Thanks for watching this video. Once again, I would say if you love this video, please share and subscribe my channels. Thank you.